नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़ी खबर। आपको बता दें, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज हाथरस पहुंचेंगे, जहां वो हाथरस भगदड़ कांड के पीड़ितों के घर घर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे के करीब केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बता दें कि हाथरस भगदड़ कांड में 121 लोगों की मौत हुई थी। तो शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हाथरस दौरे पर इस दौरान वो रहेंगे। पीड़ितों से आज मुलाकात भी करेंगे। वही बड़ी खबर आपको रांची से बता दें, हेमंत सोरेन की जमानत को चुनौती ईडी यहां पर सुप्रीम कोर्ट में देगा। बड़ी खबर, हेमंत सोरेन की जमानत को ईडी चुनौती देने की तैयारी में है। हाईकोर्ट के फैसले को ईडी चुनौती देगी। ईडी सुप्रीम कोर्ट में जमानत को चुनौती देगी। 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत दी गई थी। कुछ शर्तों के साथ हेमंत सोरेन को जमानत दी गई थी। तो झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद और हेमंत सोरेन को जमानत देने के बाद अब एक बार फिर से ईडी की तलवार जो है हेमंत सोरेन पर लटकने जा रही है। ईडी हेमंत सोरेन को जमानत के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा और सुप्रीम कोर्ट में झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगा। तो 28 जून को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिली थी। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत को मंजूर कर लिया था। कुछ शर्तों के आधार पर हेमंत सोरेन को जमानत दी गई थी, जिसके बाद फिर से झारखंड में तख्ता पलट हुआ। मुख्यमंत्री का चेहरा बदला। चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया। उसके बाद फिर से झारखंड की कमान एक बार फिर से हेमंत सोरेन के हाथों में। हालांकि अब हेमंत सोरेन की मुश्किलें आगे और बढ़ सकती है, क्योंकि ईडी अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा और हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की यहां पर तैयारी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अजय कुमार पांडे का। अजय, जिस तरह से बीते दिनों हमने देखा किस तरह से हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली। हालांकि अब एक बार फिर से हेमंत सोरेन की यहां पर मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि ईडी जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। क्या माना जाए, अगर ईडी सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है और तत्काल इस मामले पर सुनवाई होती है, तो यहां पर हेमंत सोरेन के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ सकती है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हेमंत सोरेन की राज का सत्ता संभालते ही उनके फिर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जिस प्रकार से ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जमानत याचिका को लेकर के, कल उन्होंने जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये सूचीबद्ध नहीं हुआ है, लेकिन ईडी ने जो दलील दी है, उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट की जो वो फैसले, जमानत की जो फैसले हैं वो गलत है। चूंकि जिस प्रकार से उनके पास ईडी ने जो सबूत दिए, उनके खिलाफ जमीन से संबंधित मामले में जो उनके सबूत इकट्ठे किए गए, जो कोर्ट में जो पेश किए गए, उसके आधार पर उनकी जमानत नहीं बनती है। ऐसे में उस जमानत के खिलाफ जो है ईडी जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और निश्चित रूप से लगता है कि आने वाले समय में उनकी जब जिस तरह से 5 महीने तक हेमंत सोरेन जेल में रहे, उसके बाद हाईकोर्ट से फाइनली उन्हें जब राहत मिली, एक बार फिर से झारखंड की सत्ता हेमंत सोरेन के हाथों में। अब ऐसे में ईडी अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख करता भी है, तो ईडी का पक्ष कितना मजबूत, क्योंकि हाईकोर्ट जो है ईडी को फटकार लगा चुका है और साथ ही हेमंत सोरेन को जमानत भी दी गई। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया भी जाता है, तो ईडी का पक्ष कितना मजबूत है? ईडी के लिए ये बात, ये उसी समय ये चुनौती वाली बात हो गई थी जिस समय हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत दी थी। उन्होंने जो भी हाईकोर्ट की जो भी बयान सामने आए थे, उन्होंने साफ तरीके से हाईकोर्ट ने कहा कि जिस जमीन को लेकर के आपने उनकी मुकदमा दर्ज किया गया या जेल में बंद है, उनकी कोई भी साक्ष्य नहीं है, उनके नाम से कोई भी जमीन नहीं, ऐसे में उनको जमानत दी जाती है। तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट जो जिस प्रकार से हाईकोर्ट का जो फैसला है, उसके फैसले के रूप में ईडी के लिए चुनौती निश्चित रूप से ईडी की अपनी दलीलें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दायर किया याचिका,
उस याचिका में यह दर्ज की गई है कि जिस प्रकार से जमीन के मामले में लेकर के जो सबूत हाईकोर्ट को जो दिया गया था, उसके आधार पर और गवाहों के आधार पे उसके आधार पे जमानत नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे में उनको हाईकोर्ट के फैसलों को सुनिश्चित देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हालांकि अब लेकिन ईडी का यहाँ पर हाईकोर्ट के फैसले को या जमानत देने को, हेमंत सोरेन की जमानत को गैर कानूनी बोलना, क्या मतलब समझा जाए इसका? देखिए, यह मामला इसकी जो भी सबूत जो दिए हैं, हालांकि जो कोर्ट जो भी है वो न्यायाधिकरण मामला है और वो सबूत पर बात करती है। जिस प्रकार से ईडी ने जो भी सबूत दिए हैं, हो सकता है कि उसके लिए वो उपयुक्त ना हो, वो ठोस सबूत उनके लिए उस केस के मामले में ना हो। हालांकि जिस प्रकार से वो अपनी याचिका में दर्ज की है मामला, उन्होंने कहा कि जो हमें सबूत है, जो सबूत इकट्ठे जो गवाह है, वैसे में गवाह में ये निश्चित रूप से तौर पर जाहिर है तो उनके लिए ये पर्याप्त काफी सबूत है। ऐसे में अब देखना होगा कि हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी वो किस तरीके से किस फैसला होगा, ये देखने वाली बात हो सकती है। साथ ही यहाँ पर अजय, जिस तरह से हेमंत सोरेन को अभी जमानत मिले 15 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, उससे पहले ही ईडी ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी यहाँ पर कर दी है। लेकिन सवाल यही, जब हाईकोर्ट के द्वारा जमानत दी गई थी 28 जून को, आखिर तब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया? आखिर ये जो 10-15 दिनों का इंतजार, ये क्यों? और अब आखिर क्यों ईडी जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है? क्या माना जाए, ये जो इंतजार 10-11 दिनों का आखिर क्यों ईडी ने किया? क्या कुछ अपना पक्ष मजबूत करने की यहाँ पर तैयारी की गई इस दौरान? नहीं, जिस प्रकार देखिए, जिस प्रकार जब फैसला आया था तो निश्चित रूप से ईडी ने इस बात को लेकर के अपनी कानूनी सलाह ले रहा था और इस कानूनी सलाह लेने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। तो मुझे लगता है कि जब ये सुनवाई होगी तो आगे जो ईडी की तरफ से जो भी साक्ष्य है, जो गवाह हैं और जिस प्रकार से चीजें जो उनके आरोप जो लगाए गए हैं, उन तमाम सबूतों और गवाहों के अनुरूप ही सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा कि उनका फैसला किस तरीके से आता है। बिल्कुल, यानी हेमंत सोरेन की जमानत को गैर कानूनी बताते हुए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। हालांकि अब आगे क्या कुछ होता है, हेमंत सोरेन की मुश्किलें कितनी बढ़ती है, उस पर सभी की निगाहें। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। 22 जुलाई से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बंद रहेगा। एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद होगी। 27 जुलाई से आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा को देखते हुए तैयारियां शुरू हो चुकी है। 27 जुलाई से पूरा एक्सप्रेसवे कांवड़ को लेकर बंद होगा। इसमें डीएमई से भेजे जाएंगे डाक कांवड़िए, पैदल कांवड़िए गंग नहर और मेरठ रोड से जाएंगे और सिंगल विंडो सिस्टम से शिविरों का परमिशन दी जाएगी। कांवड़ियों के लिए यूपी रोडवेज 250 अतिरिक्त बसें चलाएगा। तो यहां पर जिस तरह से कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां प्रशासन ने अभी से शुरू कर दी है। कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। 22 जुलाई से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बंद रहेगा। एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी। साथ ही 27 जुलाई से पूरा एक्सप्रेसवे कांवड़ को लेकर बंद होगा। डीएमई के माध्यम से जो डाक कांवड़िए हैं वो भेजे जाएंगे। साथ ही पैदल कांवड़िए गंग नहर और मेरठ रोड से जाएंगे। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत शिविरों का परमिशन होगा। साथ ही कांवड़ियों के लिए यूपी रोडवेज अतिरिक्त 250 बसें चलाने की तैयारी में है। तो कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। 22 जुलाई से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बंद रहेगा। इसी को देखते हुए आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद होगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने बैठक भी की थी। उसके बाद कई निर्णय इस बैठक के दौरान लिए। 22 जुलाई से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बंद रहेगा। कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए और जाम ना लगे इसको देखते हुए एक्सप्रेसवे में भारी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं गाजियाबाद से संवाददाता प्रवीण का। प्रवीण, जिस तरह से कांवड़ यात्रा आने वाली है और इसको देखते हुए कांवड़ यात्रा की तैयारियों के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, तैयारियां शुरू कर दी है। तैयारियों की बात करें, क्या कुछ तैयारियां इस दौरान? जी भी आपको बता दें 22 जुलाई से जो है सावन लगने वाला है और ऐसे में जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो 5 राज्य है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान से जो है लोग जो है गाजियाबाद से होते हुए
कांवड़ लेते हुए जाएंगे और वहां से गंगा जल लेकर अपना अपना प्रस्थान करेंगे। ऐसे में जो प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, कल जो गाजियाबाद के जिलाधिकारी है इंद्र विक्रम सिंह ने तमाम सभी विभागों के अधिकारियों से एक मीटिंग की है। उसमें पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और सुरक्षा और जितने भी परिवहन विभाग के सभी के साथ मीटिंग की है। उन्होंने आपस में समन्वय से बनाने की बात कही है कि सभी विभाग कांवड़ यात्रा को लेकर अपनी प्लानिंग करें और अपनी जो है एडीएम को जो है पहले ही प्रस्तुत कर दे ताकि उस पर पूरा काम कर सके। ऐसे में आपको बता दें इस बार जो कांवड़ यात्रा को लेकर जो कांवड़ी होंगे 4.5 करोड़ की संख्या में लगभग आने की उम्मीद है, जो गाजियाबाद से होते हुए हरिद्वार जाएंगे और वहां से गंगा जल लेकर आएंगे। ऐसे में पुलिस जो है पूरी मुस्तैद दिखाई देगी। जो पैदल कांवड़ यात्री हैं वो गाजियाबाद की मुरादनगर गंग नहर से होते हुए जाएंगे और वहीं जो डाक कांवड़ होती है जिसमें जो वाहन प्रयोग में लाए जाते हैं उनको लेकर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की तरफ जो है यातायात पुलिस उनको वहां से भेजेगी ताकि जो है पैदल कांवड़ यात्री और जो डाक कांवड़ यात्रियों में किसी तरीके की कोई दुर्घटना न हो सके। इसको देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन ने तैयारी कर ली है। और वहीं अगर बात करें जो स्वास्थ्य शिविरों का भी जो है उनकी भी तैयारी प्रशासन लगातार कर रहा हो। ऐसे में परिवहन विभाग की तरफ से 250 बसें भी जो अतिरिक्त बस चलाई जा रही है, जिससे कि जैसे कोई बस से अगर हरिद्वार जाकर अपना गंगा जल लाके कांवड़ यात्रा में शामिल होना चाहता है तो बसों से नहीं जा सकता। वहीं जो है प्रशासन ने रेलवे विभाग से भी इसकी जानकारी मांगी है कि हरिद्वार से जितनी भी ट्रेनें जा रही है उनका समय और उनको अवगत कराया जाए ताकि जो पुलिस उनकी सुरक्षा में लगा सके। पुलिस सुरक्षा को लेकर ड्रोन कैमरे और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करने जा रही है। जी रिया, बिल्कुल, यानी कांवड़ यात्रा को देखते हुए तैयारियां जो है प्रशासन की तरफ से पूरी कर दी गई है। लेकिन क्योंकि अभी 1 महीने के लगभग का कुछ 20-22 दिन का और समय है, ऐसे में प्रवीण किस तरह से माने कि आगे तैयारियां अच्छे से हो? प्रशासन के अधिकारियों की इस संबंध में बैठक भी हुई, क्या कुछ निर्देश यहाँ पर दिए गए? ये भी आपको बता दें बड़ी संख्या में जो है कांवड़िया जो है पहुंचेंगे। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश है कि किसी तरीके की कोई भी असामाजिक तत्व जो है कांवड़ यात्रा में शामिल ना हो ताकि कोई असामाजिक घटना न घट सके। इसको लेकर कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के पुलिस मुखिया डीजीपी प्रशांत कुमार और जो है मुख्य सचिव मेरठ पहुंची तो उन्होंने तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी और कहा था, साफ निर्देश दिए कि जो भी अगर डाक कांवड़ में जो डीजे का यूज कर रहा है वो उनकी जो ऊंचाई है वाहनों की वो ज्यादा ना हो, ताकि क्योंकि देखा जाता है कि लगातार जो पिछली कांवड़ यात्रा में कुछ जो कांवड़िया घायल भी हो गए थे, उनकी जो मृत्यु भी हो गई थी। ऐसे को देखते हुए उन्होंने लगातार जो है डीजीपी और मुख्य सचिव ने मीटिंग की थी। इसमें बिजली विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया गया था क्योंकि देखा जाता है कि बरसात के दौरान बिजली खंभे लगे रहते तो करंट भी कर जाता। तो साफ निर्देश दिया है कि सभी विभाग मिलकर आपस में सामंजस्य रखे, ये एक दूसरे के ऊपर न टाला जाए कि ये काम हमारा नहीं है। बिल्कुल प्रवीण, मानसून भी उत्तर भारत में दस्तक दे चुका है। ऐसे में जहां मानसून की वजह से जगह जगह जनजीवन अस्त व्यस्त भी हो रहा है, ऐसे में कांवड़ यात्रा अच्छे से चले, किसी भी तरह की दिक्कत कांवड़ियों को ना हो, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां? देखिए ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर लगातार पुलिस ने जो है सुरक्षा को लेकर जगह जगह अपने शिविर लगाएगी। इसके लेकर ट्रैफिक पुलिस को निर्देश कर दिए। और बरसात की मानसून की बात कर रहे हैं, ऐसों में जो सड़कों पे जल भराव होता है उसको लेकर नगर निगम से भी इसकी तैयारी करने को कही कि सड़क किनारे किसी तरीके से कोई भी जल भराव ना हो। 22 जुलाई से जो है कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है और इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। अधिकारियों की बैठक भी हो रही है और बैठक के बाद जो कुछ निर्णय निकल कर आए धरातल पर किस तरह से नजर आते हैं और कांवड़ यात्रा कितने सुगम तरीके से यहाँ पर संचालित की जाती है उस पर सभी की निगाहें। प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं लखनऊ में मुहर्रम और कांवड़ को लेकर डीसीपी सेंट्रल ने हुसैनगंज थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिसिंग व्यवस्था सुधारने के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए। वहीं अभिलेखों को भी चेक करते हुए सीसीटीएनएस कार्यालय और महिला हेल्प डेस्क को और अधिक बेहतर बनाने को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए।
उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों और डिजिटल अटेंडेंस की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी होने पर जौनपुर में शिक्षक एकजुट हुए और डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में आकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जौनपुर के शिक्षकों का कहना है कि सरकार का यह आदेश अव्यवहारिक है। सरकार के इस आदेश के विरोध में अध्यापकों ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा और जिम्मेदार अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी। सरकार बिना तैयारी के, बिना किसी हमारे जितने भी दिक्कतें परेशानियां थी उसको दूर किए बिना ही लोगों को झोंक दिए, जबकि वो 15 जुलाई से शुरू होना था। और क्या वजह थी सरकार उसको 8 जुलाई से ही लगा दी और उसमें इतनी परेशानियां हैं कि हम लोगों को सिर्फ CL मिलता है, कैजुअल लीव 14 की संख्या में, जबकि जितने भी कर्मचारी हैं सरकारी सबको 31 दिन का EL मिलता है। हम लोगों को कहा जाता है कि आप गर्मी छुट्टी लेते हैं, भाई गर्मी छुट्टी हमको मत दीजिए, 31 दिन का EL और 14 दिन का CL, हाफ डे लीव की व्यवस्था ये करें और पेरेंट केयर लीव की व्यवस्था करें, तो हम ऑनलाइन अटेंडेंस देने तैयार, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे सैकड़ों वीडियो हम लोगों ने माननीय महानिदेशक महोदय को भेजा है जिसमें स्कूल आधे डूबे हुए हैं, गांव में रास्ता नहीं है, लोग पहुंचेंगे कैसे इसकी कल्पना इन्होंने नहीं किया। सरकारी बिल्डिंग में बैठ करके, AC में बैठ करके उसकी कल्पना ही नहीं कर पाए कि वहां पहुंचना कितना दूभर है। कहीं लोग नाव से जा रहे हैं तो कहीं लोग जो है कीचड़ में से जा रहे हैं, कहीं उनकी गाड़ी फंस रही है। इन सारी समस्याओं का निदान करने के बाद आप जैसे चाहे अटेंडेंस लें, हमारे लोग तैयार। वही खबर बरेली से है, जहां बारिश से रामगंगा और सहायक नदियों में उफान है। इस दौरान नदियां उफनाने से 94 गांव में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। 6 मकान बारिश की वजह से जमींदोज हो गए हैं। बाढ़ की चपेट में बहेड़ी के 32 गांव, फरीदपुर के 26 गांव बाढ़ की जद में है। तो लगातार उत्तर भारत में बारिश का सितम जारी है। मॉनसून अपनी दस्तक दे चुका है। मॉनसून की वजह से लगातार झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। आपको बता दें कि बारिश की वजह से बरेली में रामगंगा और सहायक नदियों में उफान है। नदियां उफनाने से 94 गांव में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहीं हाथरस हादसे को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। राहुल गांधी की CM योगी को लिखी ये चिट्ठी सियासत का नया फसाना बन रही है। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सहायता राशि बढ़ाने की गुजारिश की, मगर उन तस्वीरों को याद कीजिए जब कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाथरस हादसे के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी और तब भी बीजेपी ने इसे सियासी नौटंकी करार दिया था। इस मामले को लेकर आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हाथरस हादसे को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। राहुल गांधी की अब CM योगी को लिखी ये चिट्ठी सियासत का नया फसाना बन रही है। इस चिट्ठी में क्या है वो आगे आपको बताते हैं, मगर उससे पहले इन तस्वीरों को याद कीजिए जब कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाथरस हादसे के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी। तब भी बीजेपी ने इसे सियासी नौटंकी करार दिया था, लेकिन अब इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सहायता राशि बढ़ाने की गुजारिश की। राहुल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हाथरस में भगदड़ हादसे से प्रभावित पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका दुख महसूस कर और समस्याएं जानकर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र के माध्यम से उन्हें अवगत कराया। मुख्यमंत्री जी से
मुआवजे की राशि को बढ़ाकर शोकाकुल परिवारों को जल्द से जल्द प्रदान करने का आग्रह किया। अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी राहुल पर वार कर रही है। अच्छी बात है, जो सुझाव उनके मुख्यमंत्री को मिले हैं उस सुझाव पर मुख्यमंत्री विचार विमर्श करके बात आगे करेंगे और करना होगा। चलिए अब रुक करते हैं झारखंड की सियासत की तरफ, जहां झारखंड के सीएम दोबारा बने हेमंत सोरेन ने अपना बहुमत सोमवार को सदन में साबित कर दिया, जिसके बाद हेमंत ने अपने मंत्रिमंडल का लगे हाथों विस्तार भी कर दिया। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। हेमंत सोरेन ने पास किया फ्लोर टेस्ट। क्या सहयोगियों को खुश कर पाएंगे हेमंत सोरेन? झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सोमवार को हेमंत सोरेन ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने झारखंड विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन के विश्वास मत के प्रस्ताव के पक्ष में 45 वोट पड़े, वहीं विपक्ष में 0 वोट पड़े। वहीं फ्लोर टेस्ट के बाद झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। झारखंड विधानसभा में विश्वास मत पेश करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने सदन को संबोधित करते हुए कहा, हम लोगों ने प्रस्ताव सदन में रखा, उस प्रस्ताव पर चर्चा की और सत्ता पक्ष और विपक्ष की भी आपके सामने है। और मुझे लगता है संवैधानिक प्रक्रियाओं को हम लोगों ने आज 2019 से लगातार अपनी मजबूती से अपना प्रदर्शन किया है और संविधान का पालन किया है। बीजेपी के लिए भी एक चिंता का विषय है कि लोकसभा में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का जेएमएम को बीजेपी के लिए भी एक चिंता का विषय ये है कि लोकसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का जेएमएम को कोई फायदा नहीं मिला और बीजेपी को भी। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। जमानत देते वक्त हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है, हेमंत सोरेन विधानसभा में बार बार उसका जिक्र कर रहे हैं और जाहिर सी बात है झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी जिक्र कर सकते हैं और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी को अब सोरेन परिवार को घेर पाना मुश्किल होगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब ना तो चंपई सोरेन है और न ही कम समय में लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचने वाली कल्पना सोरेन को भी इस पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीती 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार हुए और फिर 28 जून को जमानत पर रिहा हो चुके हेमंत सोरेन ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की बागडोर संभाल ली है। उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं में खुशी है और उत्साह का माहौल तो है, लेकिन एक खेमा चुनाव के चंद महीने पहले चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के पद से हटाने के फैसले पर भी सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।